नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेटर IAS अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के अलावा इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस साल तो यूपीएससी में प्राचीन भारत से करीब 8 से 9 क्वेश्चन तक आए हैं। 8 से 9 क्वेश्चन केवल प्राचीन भारत से आए हैं, तो इसलिए हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ क्लास हो चुकी हैं, जिसमें से पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री का मानव की उत्पत्ति विकास वो देखा था और बेसिक क्लास देखी थी। इसके अलावा फिर हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पाषाण काल के बारे में चर्चा की थी और हमारा पाषाण काल चल ही रहा था। पाषाण काल हमारा चल रहा था। 2 क्लास हो चुकी हैं। जैसे पहले देखा था हमने पुरा पाषाण काल और फिर देखा था हमने मध्य पाषाण काल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नव पाषाण काल। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और जिसमें हिस्ट्री आती है। वैसे कहा जाए तो इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री आती है। आइए हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल। तो जैसे हम नव पाषाण काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, नव पाषाण काल। हेडिंग डाल लीजिए नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। अब चूंकि हम नियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कालक्रम देखेंगे कि इसका समय क्या रहा। अगर हम इसका समय देखें तो इसका समय रहा है 8000 से 6000 ईसा पूर्व। 8000 से 6000 ईसा पूर्व यानी BC। तो 8000 से 6000 ईसा पूर्व तो इसका समय रहा है। और हम देखें नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल जैसे यहाँ पे आता है नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज तो जो एक शब्द है, इस शब्द के जनक अगर हम देखें नियोलिथिक, केवल इतना, तो नियोलिथिक इसके जनक कौन है? सर जॉन ल्यूबक। या फिर कुछ किताबों में यह भी मिल जाता है सर जॉन लुकबाक। तो ज़्यादा परेशानी होना है, जो भी देखे उसमें टिक कर देंगे। और अगर हम नव पाषाण काल को अगर देखें तो नव पाषाण काल को क्या ये बोला है? नव पाषाणिक क्रांति। इसको क्या बोला है? नव पाषाणिक क्रांति भी बोलते हैं। नव पाषाण काल को हम नव पाषाणिक क्रांति भी बोलते हैं। नव पाषाणिक क्रांति बोलते हैं। और इस शब्द के अगर जनक देखें, इस शब्द के जनक कौन है? जनक। तो नव पाषाणिक क्रांति इस शब्द के जनक है, इस शब्द के जनक है गार्डन चाइल्ड। तो जैसे आता है नव पाषाणिक क्रांति के जनक कौन है? गार्डन चाइल्ड। और न्यूलिथिक यानी नव पाषाण काल के जनक हैं सर जॉन ल्यूबक। और नव पाषाणिक क्रांति, इसको नव पाषाण काल को नव पाषाणिक क्रांति बोला है। ये किसने बोला है? गार्डन चाइल्ड ने। अगर हम नव पाषाण काल को अगर हम देखें, नव पाषाण काल को अगर इसके हम उपकरण देखें, उपकरण तो 2 तरह से मिले हैं। जैसे अगर हम देखें उत्तर भारत में और जो उपकरण मिले हैं दक्षिण भारत में। अगर हम नव पाषाण काल के उपकरण देखें तो उपकरण की खोज, अगर हम देखें नव पाषाण काल के उपकरण की खोज
अगर हम नवपाषाण काल के उपकरण की अगर खोज देखें तो इसके खोज किसने की थी? उत्तर भारत में। यहाँ पर क्या लिखें? उत्तर भारत। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ली मैनसोयर। ली मैनसोयर, इसकी खोज किसने की थी? ली मैनसोयर ने। इसकी खोज किसने की थी? ली मैनसोयर ने। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो नवपाषाणकालीन उपकरण मिले हैं उनकी खोज की थी ले मैनसोयर ने। ली मैनसोयर ने। और जो दक्षिण भारत है, इसके जो उपकरण मिले हैं इसकी खोज की थी खोज नेवेलियन फ्रेजर। जो दक्षिण भारत में उपकरण मिले हैं तो उनकी खोज की थी नेवेलियन फ्रेजर। किसने की थी? नेवेलियन फ्रेजर ने की थी। और क्योंकि हम क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल को महान क्रांति का काल बोलते हैं। नवपाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? महान क्रांति का काल। क्या बोलते हैं? महान क्रांति का काल। क्रांति का काल। और नवपाषाण काल को महान क्रांति का काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी प्राचीन सभ्यता में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसमें क्या है? बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे पुरापाषाण काल को अगर देखें, पुरापाषाण काल में क्या हो रहा था? जो मानव था वो कृषि भी नहीं कर रहा था, कृषि नहीं कर रहा था और साथ में पशुपालन भी नहीं कर रहा था। पशुपालन भी नहीं कर रहा था। और जैसे अगर हम देखें मध्यपाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल आता है तो इसमें जो मानव है, मानव कृषि अभी भी नहीं करता, कृषि अभी भी नहीं करता, लेकिन पशुपालन करना सीख जाता है। पशुपालन करना सीख जाता है। लेकिन पशुपालन करना सीख जाता है। लेकिन पशु क्यों पाल रहा था? ताकि उसका मांस खा सके। क्यों पाल रहा था? ताकि उसका मांस खा सके, मांस खा सके, इसलिए उसका पशुपालन कर रहा था। लेकिन जैसे हम देखते हैं नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल अगर हम देखें, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव कृषि करने लगा। नवपाषाण काल में पशुपालन तो कर ही रहा था, पशुपालन तो कर ही रहा था, साथ में वो खेती भी करने लगा था। क्या? खेती यानी कृषि भी करने लगा था। कृषि भी करने लगा था। पशुपालन तो कर रहा था, लेकिन वो साथ में कृषि भी करना सीख गया था, कृषि भी करना जान गया था। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल को, इसलिए हम परिवर्तन की काल के बोलते हैं। नवपाषाण काल को हम परिवर्तन का काल बोलते हैं, महान परिवर्तन का काल। अगर हम इसको विस्तार से देखें, विस्तार से, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। जैसे आता है, एक क्वेश्चन है, नवपाषाण काल को, एक क्वेश्चन लिखिए मेंस का। ये आपने लिख लिया होगा, अब मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। मेंस का क्वेश्चन है, नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को, पाषाण काल को महान परिवर्तन का काल कहा जाता है। महान परिवर्तन का काल कहा जाता है, कहा जाता है। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण काल की विशेषता बताइए। नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए, बताइए। तो ये क्वेश्चन है मेंस के यूपीएससी के लिए।
दो क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल को महान परिवर्तन का काल कहा जाता है, विवेचना कीजिए। और फिर आता है नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा है। जैसे नवपाषाण काल को महान क्रांति का काल कहा जाता है। क्या नवपाषाण काल को महान क्रांति का काल कहते हैं? तो महान क्रांति, तो क्रांति शब्द का यूज क्यों होता है? तो क्रांति का यूज जब करेंगे जब बहुत सारा परिवर्तन एक साथ हो जाए, बहुत सारा परिवर्तन एक साथ हो जाए तो इसको बोलेंगे हम महान क्रांति का काल। अब जैसे नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं भी हैं जो किसने दी हैं? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण काल की विशेषताएं, नवपाषाण काल की विशेषताएं। अगर हम नवपाषाण काल की विशेषताएं देखें तो यहां पर क्या हुआ था? कृषि का विकास हो गया था, कृषि का विकास हो गया था। यहां पर क्या हुआ था? कृषि का विकास हो गया था। और जैसे कृषि की शुरुआत हो गई थी, कृषि की शुरुआत हो गई थी और कृषि का विकास हो गया था। क्योंकि कृषि का विकास हो गया था तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? जब कृषि का विकास हो गया था तो यहाँ पर जैसे कृषि का विकास हुआ तो लोग जहाँ पर कृषि करते थे वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे। तो क्या बोलेंगे हम इसको? स्थायी आवास का विकास हुआ, आवास का विकास। जैसे ही कृषि होने लगी तो लोग क्या है? स्थायी होकर रहने लगे। लोग क्या है? स्थायी होकर रहने लगे। और जब जैसे ही स्थायी होकर रहने लगे तो उससे क्या हुआ? गांव का विकास हुआ, गांव का विकास हुआ। जैसे ही गांव का विकास हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? कि उससे घर का विकास हुआ या फिर मकान का विकास हुआ, घर या मकान का विकास हुआ, मकान का विकास हुआ। और जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? कि उत्पादन बढ़ा। जैसे ही उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? मृदभांड बने, इसको भंडारण करने की आवश्यकता पड़ी। उत्पादन बढ़ा तो भंडारण भी बढ़ा। जब भंडारण बढ़ा तो फिर क्या हुआ? मृदभांड बने, मृदभांड यानी बर्तन बने, मृदभांड का विकास हुआ, मृदभांड का विकास हुआ। मृदभांड यानी बर्तन का विकास हुआ, मृदभांड यानी बर्तन का विकास। जैसे कुछ लोग मृदभांड में ही चक्कर खा जाएंगे कि मृदभांड क्या है? तो मृदभांड यानी क्या हुआ? बर्तनों का विकास हुआ। क्या? बर्तन का विकास हुआ। और जैसे ही बर्तन का विकास हुआ, उत्पादन का विकास हुआ और बर्तन का विकास हुआ तो यहाँ पर क्या है? पहले जो बर्तन बनते थे वो हाथ से बनते थे। क्या? हाथ से बर्तन बनते थे, पहले हाथ से बनाए जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? चाक से बर्तन बनने लगे, चाक से बर्तन बनने लगे, चाक से बर्तन बनने लगे। पहले हाथ से बर्तन बनते थे, फिर चाक से बर्तन बनने लगे। और यहाँ पर बर्तन अगर देखें कि बर्तन किस टाइप के बनते थे, अगर हम देखें बर्तन तो यानी मृदभांड, अगर हम देखें बर्तन यानी मृदभांड, तो मृदभांड कौन कौन से बनते थे? ये बनते थे पॉलिशदार, काला मृदभांड, पॉलिशदार काला मृदभांड। फिर लिखिए धूसर मृदभांड, या फिर कभी लिख के आ जाता है चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड। फिर आता है चटाई की
छाप वाले मृदभांड, चटाई के छाप वाले मृदभांड। तो कौन कौन से मृदभांड बनते थे बर्तन या मृदभांड? तो पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड। और जो नवपाषाण काल के जो कृषक थे वो क्या है, सबसे प्राचीन कृषक थे। नवपाषाण काल के जो कृषक थे सबसे प्राचीन कृषक थे। नवपाषाण काल के जो कृषक थे सबसे प्राचीन कृषक थे। नवपाषाण काल के जो कृषक थे सबसे प्राचीनतम कृषक थे। और ये क्या करते थे, मिट्टी व सरकंडों के गोलाकार, ये जो कृषक थे मिट्टी व सरकंडों के गोलाकार, इसको लिख लिया होगा, जो कृषक थे वो मिट्टी के सरकंडों, जो कृषक थे मिट्टी व सरकंडों, जो कृषक थे वो मिट्टी व सरकंडों के गोलाकार, मिट्टी व सरकंडों के गोलाकार व आयताकार घर में रहते थे। वह आयताकार घरों में रहते थे। कैसे? मिट्टी व सरकंडों के गोलाकार व आयताकार घरों में रहते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कृषक थे वो पत्थर की कोदाल, वो क्या करते थे, पत्थर की कोदाल या फिर हो वह खोदने के डंडों का यूज करते थे। क्या? डंडों का यूज करके खेती करते थे या फिर कृषि करते थे। यहाँ के जो कृषक थे वो पत्थर की कोदाल व खोदने के जो डंडे हैं उनका यूज करके खेती करते थे। उनके जो डंडे हैं उनका यूज करके खेती करते थे। और यहाँ के जो, जैसे यहाँ पर मृदभांड का विकास हो गया था, हाँ, मृदभांड का जैसे विकास हो गया था तो उससे क्या हुआ, मृदभांड का विकास ज्यादा रूप में हुआ, यानी बृहद रूप में हुआ। जो मृदभांड का विकास है वो क्या है, बृहद रूप में हुआ। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ था, स्थायी रहने लगे थे, तो जैसे ही वो स्थायी रहने लगे थे तो पशुपालन का भी विकास हुआ। पशुपालन का बृहत्तम विकास हुआ, यानी पशुपालन भी बढ़ गया। क्योंकि वहां पर जब स्थायी रहने लगे तो वहां पर पशुपालन भी बढ़ा, वहां पर बढ़ा और पशुपालन बढ़ा। इसके अलावा जो औजार भी बढ़े, यहाँ पर क्या हुआ, जो औजार थे औजार भी बढ़े। तो पहले औजार जो यूज कर रहे थे वो कैसे थे, पहले हमने देखा नुपरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, छोटे छोटे औजार यूज करने लगे। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आता है तो यहाँ पर कैसे चिकने औजार यूज करने लगे, जो घिसे हुए थे चिकने औजार यूज करने लगे। कैसे? चिकने औजार यूज करने लगे। चिकने औजार कैसे? जैसे पत्थर है उसको घिस दिया या फिर उसमें कोई बार्निश कर दिया, तो ऐसे कुछ चिकने औजार यूज करने लगे। और ये क्या होते थे, चमकदार चिकने औजार यूज करने लगे। कैसे? चमकदार नुकीले, और औजार ऐसे थे जैसे उसमें पॉलिश कर दी हो। औजार ऐसे थे जैसे उसमें पॉलिश कर दी हो। तो नवपाषाण काल में जो औजार थे ऐसे थे जैसे उसमें पॉलिश कर दी हो। तो अगर हम इसको पूरा रिवाइज करें तो देखें,
कि नव पाषाण काल, इसका कालक्रम क्या है? तो इसका कालक्रम है 8000 से 6000 ईसा पूर्व। इसका कालक्रम है 8000 से 6000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज बोल देते हैं। और जो न्यूलिथिक है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, इसके जनक कौन है? सर जॉन ल्यूबक। इसके जनक कौन है? सर जॉन ल्यूबक। और नव पाषाण काल को महान क्रांति का काल बोल देते हैं। नव पाषाण काल को नव महान क्रांति का काल बोल देते हैं और महान क्रांति का काल बोलते हैं। तो इसके जो जनक हैं, तो महान क्रांति का काल किसने बोला है? सर गार्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड ने बोला था। नव पाषाण काल को महान क्रांति का काल किसने बोला था? गार्डन चाइल्ड ने। और ये महान क्रांति का काल क्यों बोला था? क्योंकि यहीं से क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। यहाँ से बहुत सारे परिवर्तन हुए। कृषि की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? लोग स्थायी होकर रहने लगे। जब स्थायी होकर रहने लगे तो क्या हुआ? गांव का विकास हुआ। गांव का विकास हुआ तो उससे क्या हुआ कि घर का विकास हुआ। और जैसे ही घर का विकास हुआ, उसके बाद क्या होने लगे? घर का विकास हुआ तो वहां पर मेदवान बनने लगे। मेदवान यानी बर्तन बनने लगे। क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से भी देखते हैं कि जैसे कृषि की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। कृषि की शुरुआत हुई तो उससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। तो उत्पादन को भंडारण करने के लिए मेदवान का विकास हुआ। और वह भी बृहत्तम रूप में हुआ, मतलब ज्यादा रूप से वहां पर मेदवान बनने लगे। मेदवान यानी बर्तन। और जो बर्तन थे, मेदवान थे, वो कैसे थे? पॉलिशदार काला मेदवान या फिर धूसर मेदवान और चटाई की छाप वाले मेदवान। तो तीन प्रकार के मेदवान बनने लगे। और अगर हम देखें औजार, जैसे वो क्या है, एक जगह रहने लगे, स्थायी आवास लेके, तो वहां पर जो औजार थे, औजार कैसे? चिकने औजार, व चमकदार, नुकीले, पॉलिशदार औजार थे। चिकने औजार थे और कैसे थे? चमकदार थे और नुकीले और पॉलिशदार औजार थे। कैसे? नुकीले थे और पॉलिशदार। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या हो रहा था कि बड़े बड़े औजार थे और मध्य पाषाण काल में कुछ छोटे छोटे औजार थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? औजार में कुछ परिवर्तन आया। जो पहले औजार चल रहे थे वो तो थे ही, लेकिन उसमें यह परिवर्तन आया कि औजार कैसे थे? चिकने थे, उसमें क्या है? थोड़ी घिसावट आ गई थी। और जो चमकदार थे और इसमें कुछ पॉलिश भी थी। इसमें क्या है? पॉलिश हो गई थी। और जो औजार थे जो अपेक्षाकृत नुकीले थे, औजार थे वो अपेक्षाकृत नुकीले थे। अगर हम देखें कि नव पाषाण काल, तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए नव पाषाण काल के साक्ष्य। हेडिंग डाल लीजिए नव पाषाण काल। तो इसके अगर साक्ष्य देखें, नव पाषाण काल, तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं हम देखते हैं। अगर हम नव पाषाण काल, इसके अगर साक्ष्य देखें तो आइए हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, इंडिया का मैप थोड़ा गड़बड़ बनेगा तो आप इस पे दिल पे मत लीजिए, आराम से। नव पाषाण काल, ये क्या है? इंडिया का मैप। अगर हम इसमें देखें नव पाषाण काल, तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बोझहोम। अगर हम इंडिया में देखें तो एक स्थान पड़ता है बोझहोम, एक स्थान पड़ता है बोझहोम। तो बोझहोम को अगर हम देखें, यही जम्मू कश्मीर में एक और स्थान पड़ता है बोझहोम के अलावा, गुफकराल। बोझहोम और गुफकराल, ये कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ते हैं?
जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में नवपाषाणकालीन 2 स्थल हैं, जैसे एक है बोलजोम और गुफकराल। तो बोलजोम इसका अर्थ क्या हुआ? तो बोलजोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। बोलजोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। तो बोलजोम इसका अर्थ क्या है? भुज वृक्ष का स्थान। अगर हम बोलजोम को विस्तार से देखें तो बोलजोम का मतलब है भुज वृक्ष का स्थान। अब चूंकि हम क्या करते हैं, जो स्थान है, स्थान पहले देख ले रहे हैं, जैसे बोलजोम और गुफकराल। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अफगानिस्तान था और यहीं पर जो पाकिस्तान है, यहीं पर जो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक यहाँ पर था मेहरगढ़। पाकिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान प्रांत में। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ये देखें तो ये है उत्तराखंड, यहाँ पर है यूपी, यहाँ पर है एमपी, यहाँ पर है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर तमिलनाडु। तो जैसे अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, जो यहाँ पर कर्नाटक में कुछ स्थान है, कर्नाटक में कुछ स्थान है, जैसे कर्नाटक में अगर हम देखें तो मस्की, कर्नाटक के अगर स्थान देखें तो क्या है? मस्की। कर्नाटक के अगर हम स्थान देखें तो है मस्की। मस्की के बाद ब्रह्मगिरी, मस्की के बाद ब्रह्मगिरी, फिर आता है संगेनकल्लू, संगेनकल्लू, मस्की, ब्रह्मगिरी, संगेनकल्लू, फिर आता है हल्लूर, संगेनकल्लू, फिर आता है हल्लूर। हल्लूर के बाद आता है पिकलीहल, हल्लूर के बाद फिर आता है पिकलीहल। पिकलीहल के बाद आता है टेक्कल कोटा, क्या आता है? टेक्कल कोटा, टेक्कल कोटा, हल्लूर, पिकलीहल, टेक्कल कोटा। और फिर इसके बाद आता है कोडेक्कल, कोडेक्कल, कोडेक्कल के बाद आता है टी नरसीपुर, फिर क्या आता है? टी नरसीपुर, टी नरसीपुर। ये क्या लिखा है? टी नरसीपुर। जैसे अगर हम देखें कर्नाटक के स्थान तो मस्की, ब्रह्मगिरी, संगेनकल्लू, हल्लूर, पिकलीहल, टेक्कनकोटा, कोडेक्कल और टी नरसीपुर। जैसे क्वेश्चन में आता है, यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है इस टाइप से कि इनमें से कौन सा स्थान नवपाषाणकालीन स्थल है, या फिर कौन सा स्थान नवपाषाणकालीन स्थल में कर्नाटक के पास स्थित है, कर्नाटक के पास स्थित है। तो ये कर्नाटक में ही है, जैसे मस्की, ब्रह्मगिरी, संगेनकल्लू, हल्लूर, पिकलीहल, टेक्कनकोटा, कोडेक्कल और टी नरसीपुर। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में स्थान थे उतनूर, आंध्र प्रदेश में जो स्थान थे उतनूर और नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा, उतनूर, नागार्जुनकोंडा। और अगर हम तीसरा स्थान देखें यहाँ पर तो तीसरा स्थान था कोडेक्कल, कोडेक्कल। अगर हम तीसरा स्थान देखें तो यहाँ पर था कोडेक्कल, यहाँ पर कोडेक्कल है और यहाँ पर कोडेक्कल है। ध्यान रखिए, यहाँ पर कोडेक्कल है, यहाँ पर कोडेक्कल है। और अगर हम देखें यहाँ पर, जो यहाँ पर असम है, असम में एक जगह था यहाँ पर दयो जली
देओजली हार्डी, देओजली हार्डी। तो यहाँ पर असम में एक जगह था देओजली हार्डी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर यूपी में, अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में एक जगह थी यहाँ पर कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। यहीं पर यूपी में एक जगह थी चौपानी मांडे, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। यहीं यूपी में जगह थी चौपानी मांडो। उसके बाद था महागरा, उसके बाद क्या था महागरा, क्या था महागरा। और हम देखा यहाँ पर देखें बिहार में, यहाँ पर जो बिहार था, तो अगर हम बिहार में देखें तो यहाँ पर बिहार में एक था चिरांद, बिहार में एक जगह थी चिरांद, बिहार में एक जगह थी चिरांद। और अगर हम देखें यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो यहाँ पर एक जगह थी पांडु राजा बीवी, पांडु राजा बीवी। तो ये कहाँ थी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ये यूपी में। और यहाँ पर ये क्या था कर्नाटक में, कर्नाटक में। ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेघालय में, यहीं पर मेघालय में जो गारो पहाड़ी है, मेघालय में, मेघालय में गारो पहाड़ी में, गारो पहाड़ी में, पहाड़ी में नवपाषाणकालिक स्थल प्राप्त होते हैं, गारो पहाड़ी में नवपाषाणकालिक स्थल प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा, अब चूंकि यहाँ पर एमपी में अगर देखें तो एमपी में नवपाषाणिक स्थल क्यों नहीं मिलते, तो एमपी में नवपाषाणिक स्थल इसलिए नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसे पत्थर नहीं है जिसको घिसकर या फिर तराश कर कुछ औजार बना सके, कुछ हथियार वगैरह बना सके। तो यहाँ पर इस टाइप के पत्थर ही नहीं थे, यहाँ पर इस तरह के कुछ पत्थर ही नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनमें से कुछ नाम को विस्तार से जानेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको हम कुछ विस्तार से जानेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे आप हेडिंग डाल लीजिए बोझहोम, हेडिंग डालिए बोझहोम। आप लिखिए बोझहोम, तो हम बोझहोम के बारे में देख रहे हैं। तो चूंकि बोझहोम, बोझहोम, तो सबसे पहले अगर इसका हम अर्थ देखें तो अर्थ क्या है, बोझहोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान, बोझहोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बोझहोम का अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान। और यहाँ पर झील के किनारे, झीलों के किनारे गलतावास प्राप्त हुए हैं। क्या, गलतावास के साक्ष्य मिले हैं, गलतावास के साक्ष्य मिले हैं। तो गलतावास क्या होता है, गलतावास वो होता है जहां पर जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर बना देते थे, जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर बना देते थे। और झील के पास क्यों मिलते थे, ताकि पानी की पर्याप्त मात्रा रहे, पानी की पर्याप्त आपूर्ति होते रहे, पानी पर्याप्त आपूर्ति होते रहे। इसलिए ये क्या करते थे, झील के पास बनाते थे, झील के पास बनाते थे। और यहीं पर बोझहोम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर बोझहोम में मानव के साथ जो भी मालिक रहता होगा तो उसके साथ, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले, कुत्ते दफनाए जाने के, दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
ऐसी जम्मू कश्मीर में एक स्थान है गुफ कराल। क्या है? गुफ कराल। तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है गुफ कराल। तो यहाँ पर गुफ कराल में क्या है? हड्डी के उपकरण ज्यादा मिले हैं। क्या? हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण बहुत तरह से मिले हैं। हड्डी के उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं। और यही अगर गुफ कराल का अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या है? अगर हम गुफ कराल का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। अगर हम गुफ कराल का अर्थ देखें तो इसका मतलब क्या था? कुम्हार की गुफा। और यहीं पर गुफ कराल में यहाँ पर भी जो जैसे गातावास यहाँ मिले हैं तो यहीं ये गुफ कराल में भी गातावास मिले हैं। क्या? गातावास पाए गए हैं। गातावास के साक्ष्य मिले हैं। गातावास के साक्ष्य मिले हैं। यहीं गुफ कराल में गातावास के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं अगर हम गुफ कराल में देखें, गुफ कराल में कि यहीं पर गुफ कराल में कृषि, गुफ कराल में कृषि व पशुपालन, पशुपालन एक साथ हो रहा था। कृषि व पशुपालन दोनों ही हो रहे थे। गुफ कराल में कृषि व पशुपालन दोनों ही प्रक्रिया हो रही थी। कृषि व पशुपालन दोनों ही प्रक्रिया हो रही थी। अगर हम देखें जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक जगह थी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से क्या हुआ है? ये मेहरगढ़ को हम क्या बोलते हैं? मेहरगढ़ को सबसे प्राचीनतम नवपाषाण काल स्थल बोलते हैं। मेहरगढ़ को क्या बोलते हैं? सबसे प्राचीनतम नवपाषाण स्थल बोलते हैं। क्या? नवपाषाण स्थल। मेहरगढ़ को सबसे प्राचीनतम नवपाषाण स्थल बोलते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम स्थल क्या प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ को सबसे प्राचीनतम स्थल या सबसे प्राचीनतम बस्ती बोल देते हैं। स्थल या बस्ती बोल देते हैं। और यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार घर बनाते थे। क्या बनाते थे? कच्ची ईंटों के आयताकार कच्चे ईंटों के कैसे आयताकार घर बनते थे। और यहीं पर क्या हुआ? यहीं पर भैंस पालन के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। और यही मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, रुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। यही मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, रुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? गेहूं, जौ और रुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखें यही मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, रुई, खजूर व अंगूर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? अंगूर के। तो गेहूं के 3 और जौ की 2 फसल। गेहूं के 3 और जौ की 2 फसल। तो गेहूं, जौ, रुई, अंगूर और खजूर, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। क्योंकि यहां पर क्या हुआ?
यहाँ पर खेती ज़्यादा होती थी, मेहरगढ़ में खेती ज़्यादा होती थी, तो इससे हम क्या बोलते थे, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की धान की कोठरी बोलते थे। सॉरी, बलूचिस्तान की क्या बोलते थे, बलूचिस्तान की, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी बोलते थे। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी बोलते थे, जो कि मेहरगढ़ की क्या क्वालिटी थी, क्या विशेषता थी कि ये सबसे प्राचीनतम नवपाषाण स्थल है। क्या है, सबसे प्राचीनतम नवपाषाण स्थल या बस्ती है। और यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार घर बने हुए हैं। कैसे, कच्ची ईंटों के आयताकार। और यहाँ पर अगर देखें तो भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। कैसे, भैंस पालन के। और यहाँ पर अगर देखें खेती, तो खेती में यहाँ पर अंगूर, खजूर, गेहूं, जौ, राई के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, जौ, रुई, अंगूर और खजूर, इसके साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 3 फसल और जौ की 2 किस्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मेहरगढ़। और जैसे हमने बोझोम देखा, ये क्या है, जम्मू कश्मीर में बोझोम और गपखराल। तो बोझोम में ये क्या है, झीलों के किनारे गर्तावास बने हुए थे। और झीलों के किनारे क्यों थे, ताकि पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। और मानव के साथ कुत्ते के दफना जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बोझोम से। और हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड्डियों के अगर साक्ष्य देखें, मानव के साथ कुत्ते दफना जाने के साथ और हड्डी के उपकरण, तो ये कहाँ से मिले हैं, गपखराल से। और यहीं से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और जैसे अगर देखें गपखराल, इसका अर्थ क्या होता है, कुमार की गुफा। और यहीं से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आए यूपीएससी में कि ऐसी कौन सी जगह है, नवपाषाण काल जगह कौन सी है जहां से कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये जगह कौन सी है, गपखराल। आइए हम इसके आगे देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। हम आते हैं यूपी में। हम आते हैं यूपी में, जो कि हम सब नाम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ विशेष नाम लेंगे जिसकी कुछ विशेषताएं रही होंगी। जैसे यूपी में एक जगह थी कोल्डी हवा। यूपी में एक जगह थी कोल्डी हवा। यूपी में एक जगह थी कोल्डी हवा। तो अगर हम कोल्डी हवा के देखें तो विश्व के धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पूरे विश्व में विश्व के सबसे प्राचीनतम, विश्व के धान के सबसे प्राचीनतम, विश्व भर में धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, कोल्डेवा से। कोल्डेवा से विश्व के सबसे प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर हम यहीं यूपी में देखें, जो जगह थी चौपानी मांडो, यूपी में जो जगह थी चौपानी मांडो, तो चौपानी मांडो से क्या हुआ है, तो मधुमक्खी के आकार के, चौपानी मांडो से मधुमक्खी के आकार के झोपड़े प्राप्त हुए हैं। क्या, मधुमक्खी के आकार के झोपड़े प्राप्त हुए हैं। अगर यहीं से देखें तो चौपानी मांडो को सबसे प्राचीनतम, चौपानी मांडो में ही सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से ही सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। और यही यूपी में एक जगह आती है मैगरा। यूपी में यहीं पर एक जगह आती है मैगरा। तो मैगरा की क्या विशेषता है, तो मैगरा की सबसे पहले यह विशेषता है कि यहाँ पर सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं।
सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यही मेहगरा से सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहीं पर मेहगरा से धान व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे? धान व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यही मेहगरा से। और यहीं पर मेहगरा में गोलाकार झोपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे? गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यही मेहगरा से गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर बिहार में एक जगह थी, बिहार में एक जगह थी चिरांद। क्या था? चिरांद। बिहार में एक जगह थी चिरांद। तो चिरांद से क्या हुआ है? चिरांद में जैसे यहाँ पर चिरांद में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा हड्डी के उपकरण मिले हैं। कैसे? हड्डी के सर्वाधिक उपकरण। हड्डी के सर्वाधिक उपकरण जैसे गुप्तकाल में हड्डी के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, ऐसे चिरांद में भी हड्डी के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं। और हड्डी के अलावा यहाँ पर चिरांद में हड्डी के अलावा फिर क्या हुआ है कि हिरण के सींग के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं। सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं चिरांद में हिरण के सींग के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। और अगर हम देखा जाए तो चिरांद किन किन नदियों के किनारे बसा था? तो चिरांद में अगर देखा जाए तो गंगा, सोन, गंडक और घाघरा के संगम पर था। संगम पर चिरांद कहाँ पे था? ये गंगा, सोन, गंडक, घाघरा के संगम पर था। तो चिरांद की क्या विशेषताएं थी कि हड्डी के सर्वाधिक उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में एक जगह थी गुप्तकाल, तो वहाँ से भी मिले हैं। लेकिन हिरण के सींग के सर्वाधिक उपकरण कहाँ से मिले हैं? हिरण के सींग के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं चिरांद से। और चिरांद कहाँ पे था? गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन नदियों के संगम। अगर हम यहाँ देखें तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में जो एक ग्रेनाइट की पहाड़ी है, ग्रेनाइट की पहाड़ी के ऊपर भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहाड़ी के ऊपर नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहीं से हमें सिलबट्टे के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या? सिलबट्टा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे हमें यह प्रतीत होता है सिलबट्टे को देखकर कि यहाँ पर अनाज उगाया जाता था। यहीं पर अनाज उगाया जाता था। अगर हम देखें दक्षिण भारत में, इसको लिख लीजिए, अगर हम यहीं देखें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाए जाने वाली फसल कौन थी? पहली बार दक्षिण भारत में पहली बार
उगाए जाने वाली फसल थी रागी या मिलेट। दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाए जाने वाली फसल थी, पहली बार उगाए जाने वाली फसल कौन सी थी? दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाए जाने वाली फसल थी रागी। दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाए जाने वाली फसल थी रागी। और यहीं पर दक्षिण भारत में जो फसल के अवशेष होते थे, फसल के अवशेष होते थे, यहीं दक्षिण भारत में, इसको आपने लिख लिया होगा, चौपानी मांडू। यहां पर क्या है, सबसे प्राचीनतम स्थल प्राप्त हुआ है। और यहीं से चौपानी मांडू की एक खास बात और है कि यहीं चौपानी मांडू से सांझा चूल्हे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? सांझा चूल्हे, सांझा चूल्हे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यही चौपानी मांडू से सांझा चूल्हे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये चौपानी मांडू हो गया। और यही हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में क्या होता था कि जो कृषि के अवशेष हैं, यही अगर देखें दक्षिण भारत में, यही दक्षिण भारत में जो कृषि के अवशेष हैं, कृषि के अवशेष, कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर, पशुओं के गोबर, कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर को जब सुखा देते हैं तो उससे जो राख के टेले बनते थे, दक्षिण भारत में कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर और राख के टेले जो थे, उनको जलाने पर जो राख के टेले बनते थे, राख के टेले, दक्षिण भारत में कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर, उनको जला देने पर, क्या जला देने पर जो राख के टेले बने हैं वो कहाँ मिले हैं? उतनूर, उतनूर, कुपगल और कोडेकल में। कोडेकल, तो कहाँ? 3 जगह मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर को जला देने पर, सुखा कर जला देने पर राख के टेले प्राप्त हुए। तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? उतनूर, कुपगल और कोडेकल। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहीं कर्नाटक में एक जगह थी पिकलीहल। कर्नाटक में एक जगह थी पिकलीहल। कर्नाटक में एक जगह थी, कर्नाटक में एक जगह थी पिकलीहल। पिकलीहल, तो पिकलीहल से कौन कौन से पशु पाले जाते थे? पिकलीहल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से पशु थे? गाय, बैल, भेड़ और बकरी। पिकलीहल से पशुपालन के साक्ष्य मिले कौन कौन से? गाय, बैल, भेड़ और बकरी। और यही पिकलीहल से क्या हुआ है? जो राख के ढेर हैं, राख के ढेर व निवास स्थान दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पिकलीहल है, पिकलीहल से राख के ढेर व निवास स्थान दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक जगह आती है तमिलनाडु में, पेयमपल्ली। जैसे क्वेश्चन कभी आ सकता है कि निम्न में से पूरा पाषाण, ये नव पाषाण स्थल बताइए। उसमें अगर पेयमपल्ली नाम दिया जाए तो वो क्या था? पेयमपल्ली। तो केवल इसका ये ध्यान रखिए कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्या है? पेयमपल्ली। और इसको कभी कभी किसी किताब में
पोचमपल्ली भी बोल देते हैं, पोचमपल्ली। तो यहाँ पर हमने देखा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को हमने बहुत विस्तार से देखा है। इसमें हमने जितने सोर्स हो सकते थे वो सोर्स से इसमें लेके पूरा डाटा लिखा है, तो ताकि आपको इसके अलावा किसी भी किताब की जरूरत ना पड़े। अगर आपको बहुत ही मन कर रहा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर ये सफिशिएंट है यूपीएससी के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं इस हिसाब से सिलेबस को कवर करूँगा कि अगर हिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो मेरे नोट्स से ही आए सीधे। इसलिए आप नोट्स को बड़ी आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बार-बार पढ़िए, ताकि इसका जो फैक्चुअल डाटा है ये अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।